Assalamu alaikum. Today's our next topic of discussion is factor influencing reliability of the test. कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं और उनका इफ़ेक्ट होना रिलायबिलिटी को किस तरह से वेरी कर देगा. So before moving to the next step, if you don't subscribe or like the channel, so did it at first. अच्छा जी, फैक्टर जो कि हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट्स हैं. उनसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है. रिलायबिलिटी को उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि इसका एक रिलेशन है जो कि टेस्ट की लेंथ के साथ होगा. मीन्स के टेस्ट में कितनी आइटम्स हैं जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी हम टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं. उसके साथ जिस तरह से ये क्वांटिटी या लेंथ आप कह लीजिए इंक्रीज़ करेगी, टेस्ट की आइटम जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी या कम होंगी, तो रिलायबिलिटी भी उनके साथ साथ बढ़ती जाएगी या कम होगी. ये वाइस वर्सा वाला इनका सीन स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट की लेंथ के साथ मिल के. अगर स्टेटमेंट ज़्यादा होती हैं कम होती हैं, रिलायबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग या तो बढ़ेगी या कम होगी. अच्छा जी, बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास जो कि इफ़ेक्ट कर देते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक हमारे पास वो फैक्ट कह लें या पहलू कह लें जो कि हमारे टेस्ट के अंदर ही मौजूद होते हैं. मीन्स के हमारे टेस्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आइटम्स आप कह लें, उन्हीं की आपस में रिलेशन, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उनका एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है, उनकी वर्डिंग एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रही है, रिलेट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है. इन सब चीज़ों का आपस में क्या इफ़ेक्ट है टेस्ट की रिलायबिलिटी पे, वो किस तरह से वेरिएशन को क्रिएट कर रही है, ये हमारे पास फैक्टर जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर में काउंट होगा. हमारे पास जी फर्स्ट वन पे आ जाएगा आइटम सिलेक्शन. आइटम सिलेक्शन मीन्स के अगर हम कोई भी आइटम या स्टेटमेंट बना रहे हैं टेस्ट के लिए, तो हम उसकी सिलेक्शन को किस तरह से रिजिड रखें, वैलिड रखें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास आइटम जो हैं वो ज़्यादा ही इंटरडिपेंडेंट हो जाएं. मीन्स के इंटरडिपेंडेंट मीन्स के एक ही स्टेटमेंट में हम वेरिएबिलिटी को ही लेके चलते रहें, तो भी वो टेस्ट की रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी. अगर इंटरडिपेंडेंट होंगी तो रिलायबिलिटी जो है वो डेफिनेटली डाउन डाउन हो जाएगी और उसका टेस्ट पे इम्पैक्ट होगा. सेकंड पे आ जाएगा जी हमारे पास लेंथ ऑफ द टेस्ट. लेंथ हमारे पास किस तरह से मेंटेन रहनी चाहिए. हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम्स होंगे या हमारे पास जो लेंथ होगी, उसको हम अपने अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर जो स्टेटमेंट है, जो टेस्ट आइटम है, वो 2 से 3 लाइंस का ही हो. या उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लेटर्स देखें या वर्ड्स देखें, तो वो जो वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि एक जो स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ड्स हैं वो 20+ होंगे तो ही आपकी आइटम जो है वो रिलायबल होगी. आइटम की जो लेंथ है उससे मीन्स है कि आपका जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं या मेजर करना चाह रहे हैं, जिन क्वालिटीज़ को, जिन पॉइंट्स को, जिन क्लूज़ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिवील करें. लेंथ को इसके साथ रिलेट किया गया है यहाँ पे. अगर तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, उसकी रिलायबिलिटी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी. लेकिन अगर तो रिलायबिलिटी कोई भी हमारे पास टेस्ट है और उसकी आइटम की जो रिलायबिलिटी है वो 0.8 है, तो हमारे पास उसकी जो एस्टिमेटेड होगी, हम अंदाज़न जो है वो कह लेंगे कि भाई उसकी 0.95 राउंड अबाउट जो है वो इसकी लेंथ के साथ रिलेट कर रही है. अच्छा जी, रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर. रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर जो है वो भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगी. अब क्या है, स्कोरर मीन्स के जो स्कोरिंग कर रहा है. अब स्कोरिंग कौन कर रहा है, उसका मूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. अगर उसके मूड फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी मीन्स के गुड हैप्पी मूड में, कभी सैड में है, तो ये चीज़ें उसकी स्कोरिंग को इम्पेक्ट करेंगी. अब किस तरह से इम्पेक्ट करेंगी, मूड अच्छा है तो ऑब्वियसली वो स्कोरिंग बहुत अच्छे वे में जा रही है. मूड अच्छा नहीं है, डिप्रेस है या कोई टेंशन है, कोई डेली हैजल्स में इरिटेशन है, तो स्कोरिंग करते हुए उसमें बाइसनेस आ जाएगी. बाइसनेस आएगी तो कोई ना कोई मिस्टेक भी हो सकती है. मिस्टेक हो जाएगी तो रिलायबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली
डिक्रीज हो जाएगी, रिलायबिलिटी डिक्रीज होगी, आपके टेस्ट की जो है स्कोरिंग वो ऑब्वियसली उसमें डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर मीन्स के जो स्कोरिंग कर रहा हो ज़रूरी है कि वो एक नॉर्मल स्टेट में हो, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं या इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के आप न्यूट्रल होके जब भी स्कोरिंग करें तो न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा जी टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने कोई भी मैसेज कन्वे करना हो तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम ये काम इस तरह से प्रॉपर जो हमारा स्केड्यूल है, जो स्क्रिप्ट होगा, जैसे हम ड्रामा वगैरह बनाते हैं तो राइटर्स यहाँ एक स्क्रिप्ट पेश कर देते हैं। उस स्क्रिप्ट में सारा मेंशन होता है कि ये सीन इस तरह से चलेगा और ये इसी के हम प्रोसेस को फर्दर लेके चलेंगे। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे दी हैं तो वेल एंड गुड है। अगर प्रॉपरली किसी को समझ नहीं आई है तो उसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इसी तरह से हमारे टेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम डीएसएम को यहाँ पे रिलेट करें, अब डीएसएम के बहुत सारे वर्जन आ चुके हुए हैं, लेकिन क्या है उनमें वेरिएबिलिटी ही आई। जो उनकी लेटेस्ट टर्म थी उनको देखते देखते उनको मॉडिफाई किया गया और जो लेटेस्ट फॉर्म थी उसको मज़ीद मॉडिफाइड करके प्रेजेंट किया गया ताकि जो भी इश्यूज हों या जो भी गाइडलाइन चाहिए स्टूडेंट उसको टाइमली ऑन टाइम जो है वो ऑन कर सके और समझ के जो भी डायग्नोसिस हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर सके। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि चेंजेस आ रही हैं तो उन्होंने डीएसएम को ख़त्म ही कर दिया और डिस्टिंक्शन की तरफ मूव नहीं किए बल्कि वो मॉडिफिकेशन की तरफ मूव किए। डीएसएम 1 2 3 का टीआर आ गया हमारे पास, आफ्टर दैट 3 टीआर हमारे पास। डीएसएम 4 आया, 4 के बाद हमारे पास 4 टीआर आ गया, 4 के बाद जो है टीआर के बाद हमारे पास 5th आया, 5th का टीआर एंड नेक्स्ट जो है वो 6 वर्जन जो है वो भी बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस मैटर करती हैं। अब इनकी मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी लेटेस्ट फॉर्म हैं हम उनको कन्वे करें। अगर हम उसको अपनी फील्ड में यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्जन हम डायग्नोसिस करें ताकि सही डायग्नोस हो। सही डायग्नोस होगा तो ही हम उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको लेके चलेंगे फील्ड में। तो टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस मीन के अगर आपने डिप्रेशन के लिए टेस्ट में या किसी भी पर्पज़ के लिए आप टेस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, आप उससे पहले नहीं बताते हैं कि भाई स्ट्रांगली एग्री हैं या जो भी है इसकी स्कोरिंग जो है वो इस तरह से आपकी चलेगी या इस आइटम में हमने ये पूछने की कोशिश की हुई है। तो आपका मैसेज जो भी एग्जामिनी है या जो भी टेस्ट को सोल्व कर रहा है उसको अगर प्रॉपर गाइडलाइन या ग्रिप नहीं है तो आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका प्रॉपर नो हाउ नहीं है, ना ही प्रॉपरली आप लोगों की तरफ से मैसेज या जो भी रिसर्चर हैं हमारे वो कर रहे हैं रिसर्च को, उन्होंने प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं किया। इस इनकन्वीनियंस की वजह से प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हुआ और आपकी रिलायबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। इंस्टेड अगर आप प्रॉपर वे में बताएं कि भाई हमारे पास फला आइटम जो है वन पे जो है हम इस तरह से इसमें ये चीज़ पूछना चाहें, हम स्ट्रेस लेवल को इस तरह से मेजर कर रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करने में कभी किसी परेशानी का आपने सामना किया? ठीक है, तो वो परेशानियाँ कौन कौन सी हैं वो आपके माइंड में, लेकिन अगला बंदा उसको किस तरह से रिजोल्व कर रहा है ये क्लियरेंस जो है वो इनिशियली हम कोई भी क्वेश्चन है जब बिल्डअप करते हैं ना तो उससे पहले हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन पेज होना होता है, लेकिन अब स्टूडेंट मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन पेज में ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटअप होती हैं। आफ्टर डैट जो भी इसको फिलअप करेगा वो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा। तो इंस्ट्रक्शंस किसी को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास बिटवीन द सुपीरियर और द इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर इन दोनों के दरमियान में जो भी हमारा फ़र्क होगा वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू है। अगर तो हमारे पास टोटल कोरिलेशन जो है वो हाई आ रही है तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली हाई होगी। मीन्स के हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो भी वैल्यूज़ हैं इनके स्कोरिंग अगर तो इनके दरमियान की जो कोरिलेशन है वो अगर तो इंक्रीज़ करिए तो हमारी वैलिडिटी हमारी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। रिलायबिलिटी इंक्रीज़ ऑब्वियसली हमारी वैलिडिटी भी इंक्रीज़ होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन द डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम। डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या है कि हमारे पास जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है हमारे पास क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे टेस्ट में टेस्ट आइटम में जो भी चीज़ें हैं हम उनको क्लेरिफाई करें। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हम पाई जाए
उसमें क्लियरेंस ना हो, आसानी ना पैदा की जाए, मुश्किल ही रहे, तो उसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्ट सोल्व नहीं होगा वो आइटम, वो टेस्ट को उस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, उस तरह से सोल्व नहीं होंगे क्योंकि एक मुश्किल थी उसको नहीं समझाया गया या आसान नहीं किया गया, आसान वर्जन पेश नहीं किया गया, तो उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा। अगर तो डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ ही रहेगी तो ऑब्वियसली आपकी रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। होमोजेनिटी ऑफ द आइटम, होमोजेनिटी ऑफ द आइटम जो है इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आइटम रिलायबिलिटी और सेकंड उसके साथ होमोजेनिटी ऑफ द ट्रेड्स मेजर, जो भी हमने ट्रेड्स को मेजर करा उनमें होमोजेनिटी होनी चाहिए और दूसरा आइटम की रिलायबिलिटी में होमोजेनिटी होनी चाहिए, और ये एक आइटम से दूसरे आइटम के दरमियान जो है वो मूव करेंगे, उसके दरमियान में लाई करेंगे। आइटम्स को जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होंगे, इंटर कोरिलेशंस होंगी, सिंपल कोरिलेशंस होंगी, तो ये सारे जो भी मैटर हैं इनमें अगर तो इंटर कोरिलेशंस जो हैं किसी भी आइटम की वो ज़ीरो या ज़ीरो के करीब हो तो उसकी वैल्यू रिलायबिलिटी जो है वो भी ज़ीरो ही काउंट होगी या उसको बहुत ज़्यादा कम लेवल पे ही काउंट किया जाएगा। अगर ज़रूरी है कि हमारे पास होमोजेनिटी के लिए इंटर कोरिलेशंस जो हैं वो हाई होनी चाहिए। इंटर कोरिलेशंस हमारे पास होमोजेनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं। मीन्स के होमोजेनिटी में हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंटर कोरिलेशंस के साथ रिलेट करते हैं हम। जी, हमारे पास जो सेकंड फैक्टर हैं जो कि हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इम्पैक्ट रखते हैं, उसको असरअंदाज करते हैं, वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर हैं वो कौन से फैक्टर हैं? वो फैक्टर हैं जो कि हमारे टेस्ट के आइटम्स के बाहर लाई करते हैं। बाहर लाई किस तरह से करेंगे? मीन्स के बाहर रहते हुए वो उसकी टेस्ट की जो मेंटेनेंस है उसकी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करें। फर्स्ट वन पे हम देखेंगे कि ग्रुप वेरिएबिलिटी। ग्रुप वेरिएबिलिटी मीन्स कि अगर किसी हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप ले लें उसको हम टेस्ट करें होमोजेनियसली, मीन्स कि उनकी एबिलिटीज़ किस तरह से हैं एक टॉपिक में, उनकी एबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी के स्कोर के साथ रिलेट करें। अगर उनकी एबिलिटीज़ हाई जा रही हैं, एक लेवल पे जा रही हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है रिलायबिलिटी वो इंक्रीज़ करेगी। अगर तो उन सबकी खसूसियात जो हैं, क्वालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमारे पास रिलायबिलिटी कम आएगी। गेसिंग एंड चांस एरर। अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, कहते हैं अच्छा चलें भाई हम इसको इस तरह से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, मीन्स के हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं और गैस लगा रहे होते हैं, अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये जो होगा और नहीं होगा के दरमियान का सफ़र है। इसी कन्फ्यूजन में रहते हुए हम जो चांस ले लेते हैं उसमें हमें एश्योरेंस नहीं होती है। समटाइम हम 100% जो है उसको अप्रूव कर जाते हैं और समटाइम हम उसको अप्रूव नहीं कर पाते हैं, मीन्स के वो रिस्क वाला सीन होता है, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो वो मीन्स के नहीं है। तो ये जो 50-50 वाले चांसेस होते हैं या लक पे हम छोड़ देते हैं, अल्टरनेटिव हमारे पास वो आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव, तो ये भी हमारे आउटर जो हैं फैक्टर्स में काउंट होगा और उसकी टेस्ट की अगर तो करेक्शन हो जाती है हम कहेंगे भाई रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक पॉइंट तक स्टूडेंट ने रीच आउट कर लिया। अगर वो उस लेवल पे रीच आउट नहीं कर रहा, गेस तो का जो है हमारा वो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट की रिलायबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी? अगर हमारे पास टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी ना हो, मींस के अगर हम मॉर्निंग में करवा रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, एक अच्छा और पुरस्कून इन्वायरमेंट अवेलेबल है, अगर हम वही टेस्ट इवनिंग में करवाएं या दोपहर में करवाएं और वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना करें, तो ऑब्वियसली जो भी टेस्ट को फिलअप करेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट हैं या पॉपुलेशन जो इन्वॉल्व है हमारी रिसर्च में, वो उन पे इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर तो रिलैक्सेंट हमारे पास इन्वायरमेंट है, हम पुरसकून हैं और उसको लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में ही हमारे पास कोई यूनिफॉर्मिटी ना रहे, मीन्स के कोई सालमियत ना रहे, एक जैसा ना रहे, हम कर लें भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको पर हमने एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में बताया, सेकंड स्टूडेंट जो हम ग्रुप पे कर रहे हैं उनको हम धूप में उठा दें, तो दोनों की जो कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेरी करेगी और ये टर्म्स एंड कंडीशंस
हमारा चूंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट फिर ऑब्वियसली है उसमें इंटरफेयर करेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी रिलायबल, किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को इन्हांस करने में बहुत इम्पैक्टफुल रखता है। जितनी आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके पास उतना अच्छा डाटा भी आएगा, आप उसको उतना ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। मोमेंट्री फ्लक्चुएशंस जो हैं उसमें कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज भी हो सकता है। मींस के अगर ड्यूरिंग टेस्ट जो है हम फील कर रहे हैं किसी की पेंसिल टूट गई है, तो या हम किसी और अटेंशन सीकिंग के लिए उसकी तरफ मूव कर जाते हैं कि भाई इसकी पेंसिल टूट गई या गुम हो गया, या कैप जो है, जो स्टूडेंट्स कैजुअली हरकतें करते हैं, पेन नीचे गिर गया या कैप नीचे गिर गया, वो उसको उठाएगा और बाकी स्टूडेंट है वो उसकी तरफ देखेंगे, और वो देखते देखते ऑब्वियसली उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास मोमेंट्री फ्लक्चुएशन है इस हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कभी होमवर्क ना किया हो या किसी और टेंशन में हम इन्वॉल्व हों, ड्यूरिंग टेस्ट जो है हम उससे अपनी उस टेंशन से रिलेट कर जाएं, और टेस्ट को टेस्ट की नज़र से ना देखा जाए, उसको उस व्यू पॉइंट पे, उस लेवल पे रहते हुए, उस स्टेट पे रहते हुए फिलअप ना किया जाए। तो ये भी आपके मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि इसमें वाइसनेस आ जाएगी, हम उस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हैं, हम उस स्टेट को रिलेट कर रहे हैं अपने इश्यूज के साथ। तो जब हम रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिलायबिलिटी है वो भी वेरी कर जाएगी, इफेक्ट होगी। और अगर हमारे पास ये मोमेंटरी फ्लक्चुएशंस हाई हो जाएं तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो लो हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। अब हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बेसिक 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर फॉलो कर लें तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो नेचुरली या ऑर्गेनिकली आप कह लें कि वो इंक्रीज होगी। फर्स्ट है यूज इनफ क्वेश्चंस टू एक्सेस द कॉम्पिटेंस। हमारे पास ये नहीं है कि किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हम 50-50 सवाल बना लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जितने भी क्वेश्चन हैं, हम अगर 10 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं या 2 बना रहे हैं, हम जितने भी जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं उनको इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए कि वो हमारे एक्चुअल जो पॉइंट है उसकी कॉम्पिटेंस को रीच करे। सेकंड आ जाएगा जी हैव अ कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट। हमारे पास एनवायरनमेंट जो है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना एनवायरनमेंट वेरिएशंस की वजह से हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम फिलअप करवा रहे हैं तो हमारे पास इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि हम फिलअप करवा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ छाँव में हैं, कुछ धूप में हैं, कुछ को हम एयर कंडीशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ जो है वो सड़क पे खड़े हुए हैं, या इस तरह से। मीन्स का प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर प्लान जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है टेस्ट की रिलायबिलिटी में। थर्ड वन पे आ जाएगा जी पार्टिसिपेशन। जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होंगे या जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की है उनका हमारे टेस्ट की असेसमेंट और उसके इंटरफेस जो है उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए। मींस कि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उन्हें अगर नहीं कोई भी इन्फो तो उन्हें पहले बता दिया जाए, अगर तो पहले बता दिया जाए तो ज़्यादा वेल एंड गुड, अगर नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास उसकी जो भी रिलायबिलिटी है, जो रिजल्ट है वो इफेक्ट करेंगे, रिजल्ट इफेक्ट करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, उसको वैसी रीच नहीं मिली, वैसा रिजल्ट नहीं मिला, वैसी आउटपुट नहीं मिलेगी, तो वो उसको डाउन कर देगा उसकी वैलिडिटी को और रिलायबिलिटी को। तो ज़रूरी है कि आप कुछ भी बनाएं, आप उसकी जो प्रॉपर मैसेज है आप उसको नेक्स्ट पर्सन को एक बार क्लियर कर दें। आप बता दें कि भाई अगर हम इस ये टेस्ट फिलअप करवा रहे हैं तो इसमें हमारा बेसिक जो है हम एनजाइटी के से रिलेटेड पूछें, आपको जो जो भी इश्यूज हों आपने सिर्फ उससे रिलेटेड ही फिलअप करना है। आप इसमें बाइसनेस या अपनी जो भी इश्यूज हैं इसके अलावा आप उनको साइड पे रखें और फुली फोकस के साथ जो है आप इसको फिलअप करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी ह्यूमन रेटर्स जो हैं ट्रेन देम वेल। जो भी स्कोरिंग करें, जो रेटिंग करें, उनको भी एक्सपर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमारे स्टूडेंट रेटिंग कर रहे होते हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं।
वो मिस्टेक किस तरह से करते हैं मोस्टली, तो मौज मस्ती वाला सीन होता है ना, स्टूडेंट्स की आपस में वो चल रही होती है, फन में वो लगे होते हैं, चले जी ये हमारा आ गया, अब हम इसको इस तरह से करते हैं। वो जब दूसरे से या अपने फ्रेंड से के साथ डिस्कशन के साथ फिलअप करेंगे तो वो चीज़ भी आपके टेस्ट में मिस्टेक्स को क्रिएट कर देते हैं। मिस्टेक्स क्रिएट होंगी तो आपके पास वो रेटिंग, वो स्कोरिंग नहीं आएगी। वो स्कोरिंग नहीं आएगी तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। तो ज़रूरी है जो भी स्कोरिंग करे उसका अटेंशन प्रोवाइड जो है ना, रेट वो 100% होना चाहिए। आप अपनी बाकी की जो भी रूटीन है, आपकी जो भी स्केड्यूल है, आप एक बार जब रेटिंग करें, स्कोरिंग करें, तो आपका अटेंशन जो है वो 100% अपने टेस्ट पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा जी रिलायबिलिटी मेजर। ऑब्वियसली अगर आप अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपको उस एक पॉइंट पे भी फोकस करना चाहिए। आया कि आप जिन लोगों से फिलअप करवा रहे हैं वो लोग इस काबिल हैं भी हैं या नहीं। अगर तो इस काबिल हैं तो आप उनमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं, उसको किस तरह से फिलअप करवाएंगे। उसके साथ जी आपका है जी कंडक्ट रेगुलर आइटम एनालिसिस टू वीड आउट एम्बिशियस और द पुअर परफॉर्मिंग क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चन को जो कि आपके रिलायबिलिटी या टेस्ट की वैलिडिटी को इम्पेक्ट करे, मीन कि उनसे रिलेट ना करती हों चीज़ें और आपने वो भी अपने टेस्ट में इंक्लूड की हों, तो वो जो भी आइटम्स हैं वो ऑब्वियसली आपके टेस्ट को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि अगर वो होंगी, आपकी अटेंशन जो है, जो पार्टिसिपेंट आपकी पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट करेंगी आइटम, उनका अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपके पास वैसा रेटिंग टाइम नहीं रहेगा। वैसा रेटिंग टाइम नहीं रहेगा तो आपके लिए तो बेकार है आपकी सारी मेहनत। और अगर वैसा रिजल्ट ना मिले तो आपका पूरा टेस्ट जो है वो किसी यूज़ में नहीं रहता। हो सकता है कि वो आपके मोमेंट्री रिसर्च के लिए यूज़ हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर जो यूज़ है उसका वो 0% पे आ जाएगा। तो जब इतनी मेहनत की जाए तो ज़रूरी है कि इन 6 पॉइंट पे भी वर्किंग कर ली जाए। अगर आप अपने टेस्ट पे मेहनत करने से पहले नहीं बताते हैं, खुद भी आपको सोचना पड़ता है कि आप अपने टेस्ट को किस तरह से लेके चलेंगे, आपने इस पे किस तरह से वर्किंग करनी है। और अगर आप इस वे में वर्किंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना हमारी, हम उसमें क्वेश्चन या एज सच क्वांटिटेटिव की तरह तो नहीं बनाते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। अब हमने जब क्वेश्चन यार बनाना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास भी नॉलेज हो। अब नॉलेज होगा तो ही हम आइटम्स को अच्छे तरीके से क्रिएट करेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है क्वालिटेटिव के लिए कि हम क्वांटिटेटिव वे में भी उसको लेके चलें, क्वालिटेटिव वे में भी लेके चलें। और उन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअल इंटरव्यू भी करें और हम ग्रुपिंग में भी इंटरव्यू करें। ये दोनों इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास बेसिक थीम्स आएंगे। बेसिक थीम्स आएंगे, हम वहाँ से मेन आइडिया जो है वो जनरेट करेंगे। वो आइडिया जनरेट करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे क्लूज हैं जहाँ पे हमें मेहनत करनी चाहिए, या कौन से ऐसे क्लूज हैं जिन पे हम वर्किंग करेंगे तो हम अच्छे वे में ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन होगी तो आपके सोसाइटी में जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कम होंगे तो मीन्स कि आप जिस पॉइंट पे मेहनत करना चाह रहे थे, वर्किंग करना चाह रहे हैं, आपके पास उसके एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड होंगे तो आपकी रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका बेसिक पर्पस उसी पॉइंट पे वर्किंग का था, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले एंड दैट्स वेल एंड गुड। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग रिसर्च, जब हम टॉपिक सोच रहे हो ना, हमें तब से ही इन पे वर्किंग करनी चाहिए। नेक्स्ट जी, अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स। जज़ाकल्लाह।